Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 6, continuation of third chapter, current electricity. Today we will continue with same topic, equivalent resistances of given circuit. but आज हम डिस्कस करेंगे एक स्पेसिफिक पैटर्न को, एक स्पेसिफिक मेथड यूज करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए. उस मेथड को हम बोलते हैं सिमेट्री मेथड. ठीक है. मैंने यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम ना एक पर्टिकुलर मेथड को यूज करते हैं. तो क्या क्या पॉइंट्स हमें फॉलो करना है, उन चीजों के लिए मैंने यहां पॉइंट्स लिखा हुआ है. ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, मतलब याद करने के लिए इन द सेंस आपको एग्जाम में लिखने के लिए ये नहीं आता है. आपको बस याद कर लेना है कि मतलब किस पैटर्न को हमें फॉलो करना है और कैसे करना है. ठीक है. अगर आप देखो यहां पे मैंने लिखा है सिमेट्री, दे आर टू मेथड्स. वैसे कोई एक स्पेसिफिक मेथड आपको नहीं कंसिडर करना कि मतलब दो ही मेथड है. ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं. तो उसमें से एक मेथड है सिमेट्री, जिसके मैं दो कंडीशंस यूज कर रहा हूं. उसमें भी काफी वेरिएशंस है, बट मैं लिमिटेड पार्ट को यूज कर रहा हूं जिससे हमारा आंसर मिल जाए. ठीक है. तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री और दूसरा हो गया परपेंडिकुलर सिमेट्री. तो अब ये लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री और परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं. तो जैसे कि अगर आप इमेजिन करो कि आपको सर्किट दिया है किसी दो पॉइंट के बीच में निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में निकालने के लिए बोला, तो आपको क्या करना है, ए और बी को ज्वाइन करते हुए आप लाइन ड्रॉ करते हो. सो दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री. तो एल एज लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री. अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर सिमेट्री. परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या होगा कि अगर आप सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हो जो ना इस लाइन ज्वाइनिंग को परपेंडिकुलर होगा, तो वो होगा परपेंडिकुलर सिमेट्री. ओके. ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें याद रखना. तो कब लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री लेना है, कब परपेंडिकुलर सिमेट्री लेना है, वो हम देख लेंगे. और दोनों में से कौन सा सुटेबल मेथड है वो भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. हम जब भी सिमेट्री को डिस्कस करते हैं तो हमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसके पहले जो होगा, उसके बाद में जो होगा, उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये मेरे लाइन ऑफ सिमेट्री है और मैंने यहां पे ए लिखा हुआ है और इस साइड में भी ए है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या कहता है कि एक साइड की कंडीशन को हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, दूसरे साइड को हमने मिरर इमेज ले लिया. तो अब क्या होता है कि ना ये कैसे हम इमेजिन करके सिमेट्री है, तो अगर मान लो इनको फोल्ड करते हो तो ए विल ओवरलैप विद ए. करेक्ट. और एक और पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे अभी यहां पे इमेजिन करने के साथ देख लो, तो ये जो है ना ए का ये पार्ट है, ये इसके साथ में ओवरलैप होगा, ये पार्ट है इसके साथ में ओवरलैप होगा, ये पार्ट जो है इसके साथ में ओवरलैप होगा. करेक्ट. एंड जब भी आप उसको ऐसे कोइंसाइड करोगे तो दे आर गोइंग टू ओवरलैप. या ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, दीज सेगमेंट्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर. जब ना कंबाइन हो जाएंगे तो जो ओवरलैपिंग पार्ट्स होंगे ना वो फाइनली कनेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाते हैं. जैसे यहां पे अगर मैं किसी चीज का सिमेट्री क्रिएट करूंगा तो जो ओवरलैप होंगे ना वो पैरेलल कनेक्शन में होंगे. ठीक है. वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं. तो मान लो कि अगर मैंने यहां पे बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे उसका मिरर इमेज कुछ इस तरह से होगा. व्हेन यू विल फोल्ड देन व्हाट विल हैपन, दिस पर्टिकुलर पार्ट is going to coincide with this one, this particular part is going to coincide with this one, and this line will coincide with this one. So you can say this part is parallel to this part. जब आप ना सिमेट्री फॉर्म करके उनको फोल्ड करते हो तो ऐसा कंडीशन हमें मिलता है. ये सारी चीजें इमेजिनरी, आपको इमेजिन करना है सारी चीजों को. अगर आप इमेजिन प्रॉपर्ली कर पा रहे हो तो यू कैन डू इट वेरी इफेक्टिवली. ठीक है. अब हमने जो चीजें डिस्कस किया है, एक है लाइन ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री, सेकंड परपेंडिकुलर सिमेट्री. अब इन दो चीजों को हमें डिस्कस करना पड़ेगा. तो अब हमारे पास ना क्वेश्चन है. ये जो क्वेश्चन है ना, आपने अगर जब भी एक बार हम जो टॉपिक करेंगे व्हिटस्टोन ब्रिज या व्हिटस्टोन नेटवर्क करने के बाद यू विल फाइंड आउट कि सिमेट्री मेथड से क्यों सॉल्व करना है. उसको व्हिटस्टोन नेटवर्क से भी सॉल्व कर सकते हो. तो अभी हमने व्हिटस्टोन नेटवर्क नहीं किया है, तो जब हम व्हिटस्टोन नेटवर्क करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे व्हिटस्टोन नेटवर्क के थ्रू. और व्हिटस्टोन नेटवर्क पे बेस जैसे भी न्यूमेरिकल होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व. बट अभी हम सिमेट्री को फॉलो कर रहे हैं, तो सिमेट्री को समझने के लिए ना ये बेसिक है, मतलब बेसिक के हिसाब से ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको. तो अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं इस कंडीशन को, तो मैंने क्या कंसिडर किया कि इसके ऊपर मैं ना अप्लाई करूंगा कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री अप्लाई करूंगा. ठीक है. लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री अप्लाई करते टाइम में ये पॉइंट्स को मैं रीड करता हूं एंड आई सी कि उन चीजों को फॉलो करके क्या मुझे रेजिस्टेंस मिलता है. तो जो सबसे पहला पॉइंट है मुझे फॉलो करना, ये डायग्राम है, कोई इशू नहीं है.
तो सबसे पहले तो मुझे ना लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो मैंने उसमें मेंशन नहीं किया। तो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप ड्रॉ करते हो तो लाइन ऑफ सिमेट्री आप कैसे ड्रॉ करते हो, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कैसा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री है तो आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ड्रॉ करना है, तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको तो आगे एक्सटेंड करना तो यू कैन डू इट, दैट्स नॉट अ इशू। और ये जो जंक्शन है यहां पे आपने मान लिया पोटेंशियल V है और इस जंक्शन के एंड में पोटेंशियल आपने 0 मान लिया। ठीक है, जैसा कि हम हमेशा करते आ रहे थे कि यहाँ पे V पोटेंशियल होगा, पे वायर है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे V हो जाएगा, यहाँ पे 0 पोटेंशियल है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। अब क्या बोल रहे हैं, असाइन पोटेंशियल टू ईच मिरर जंक्शन इक्वल टू एक्चुअल जंक्शन। ये यहां पे पॉइंट है मिरर जंक्शन, जो मिरर का जंक्शन है एक्चुअल जंक्शन, उन दोनों को सेम पोटेंशियल देना, दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। तो अब जैसे इसमें से आपको इमेजिन करना है, एक ऑब्जेक्ट है, इमेज है, तो मैंने अपर पार्ट को ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लिया, लोअर पार्ट को इमेज इमेजिन कर लिया। अब ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि असाइन पोटेंशियल टू ईच मिरर जंक्शन। तो अब ना यहाँ पे देखो ये मिरर वाले में, तो कैसे पता चला ये मिरर इमेज बन रहा है नहीं बन रहा, सिमेट्री हो रहा है नहीं हो रहा। अब इसको फोल्ड करोगे तो ये रेजिस्टेंस इससे कोइंसाइड होगा, ये रेजिस्टेंस इससे कोइंसाइड होगा, ये हाफ पार्ट में डिवाइड होकर हाफ पोर्शन एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे, तो ये सिमेट्रिकल है। अब असाइन पोटेंशियल टू ईच मिरर जंक्शन इक्वल टू द एक्चुअल जंक्शन। तो मिरर जंक्शन क्या है, तो देखो एक जंक्शन यहां पे मिल रहा है मुझे और एक जंक्शन यहां मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा कोई जंक्शन नहीं है ना, ये ऐसे है, तो यहां पे एक जंक्शन है और यहां पे एक जंक्शन है। तो ये जो जंक्शन है इसको मैंने ले लिया है, ये मिरर जंक्शन हो गया, ये मिरर जंक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, ये एक्चुअल जंक्शन हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से असाइन पोटेंशियल टू ईच मिरर जंक्शन इक्वल टू एक्चुअल जंक्शन। एक ही मिरर जंक्शन है, तो मान लो कि ये जंक्शन मैंने ले लिया है x, तो ये x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग मैंने लिया होगा, एक्चुअल जंक्शन पे x रहा होगा, इसके लिए इस जंक्शन का भी पोटेंशियल मैंने क्या इमेजिन कर लिया, x इमेजिन कर लिया। तो ये मिरर जंक्शन होगा और ये एक्चुअल जंक्शन होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिमूव रेजिस्टेंस बिटवीन इक्वल पोटेंशियल। सो अगर ना इक्वल पोटेंशियल से उनके बीच में जो रेजिस्टेंस है उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, यहां पे V पोटेंशियल है, यहां पे X पोटेंशियल है, तो डिफरेंट है। यहां पे V पोटेंशियल है, X पोटेंशियल है, डिफरेंट है। यहां X पोटेंशियल है, 0 पोटेंशियल है, डिफरेंट है। यहां X पोटेंशियल है, 0 पोटेंशियल डिफरेंट है। यहां पे X पोटेंशियल है, यहां पे भी X पोटेंशियल है। यू कैन सी ना। सो इक्वल पोटेंशियल के बीच में जो भी रेजिस्टेंस होगा उन रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो वी विल रिमूव दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट है, रेजिस्टेंस ऑन विच सिमेट्री लाइन इज परपेंडिकुलर and passes through it becomes half on either side। तो अब ये जो सिमेट्रिकल लाइन है ना, वो जिस रेजिस्टेंस में परपेंडिकुलर था वो तो रिमूव हो गया। अगर मान लो वो सर्वाइव करता, मतलब इस जंक्शन में या सर्किट में रहता, तो उस रेजिस्टेंस का हाफ पार्ट उस साइड होता, हाफ पार्ट इस साइड होता, मतलब R/2 होता अबो दिस लाइन एंड R/2 होता बिलो दिस लाइन। बट वो अभी रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये पॉइंट कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगला पॉइंट क्या है, रिमूव मिरर इमेज एंड मल्टीप्लाई ईच लेफ्ट आउट रेजिस्टेंस बाय हाफ एक्सेप्ट द रेजिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री। सो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री पे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को कुछ नहीं करना, बाकी वैल्यू में कुछ चेंजेस लाने हैं। क्यों चेंजेस लाने हैं वो देख रहे हैं हमको, क्योंकि हमको सिर्फ ना मेथड ही अप्लाई नहीं करना, हमको लॉजिक भी समझना है। तो लॉजिक के हिसाब से अगर आप देखो ना, तो ये इसका पोटेंशियल V है, उसका पोटेंशियल X है। तो मान लो मैंने V पोटेंशियल लिया और यहाँ पे X पोटेंशियल लिया, तो V और X के बीच में रेजिस्टेंस क्या है, R रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस कैपिटल R। ये V और उसके बीच में क्या रेजिस्टेंस है, कैपिटल R है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल का डायग्राम को फॉर्मूला पता है, Rp इज इक्वल टू R इंटू R ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस एंड देन सम ऑफ दोस टू रेजिस्टेंसेस। ये हो गया R स्क्वायर अपॉन 2R कैंसल, सो फाइनली आपको मिलेगा R/2। एक और चीज है कि अगर मान लो मैंने R रेजिस्टेंस को कितनी टाइम, N टाइम अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, पैरेलल में आई एम कनेक्टिंग इन पैरेलल फॉर N टाइम, तो Rp का वैल्यू क्या होगा, R/N। तो वैसे अगर आप R रेजिस्टेंस को 2 टाइम पैरेलल में कनेक्ट करें तो R/2 डायरेक्टली इस मेथड का बहुत रिक्वायरमेंट होगा हमको। सो अगर मान लो कि आपके पास 2R रेजिस्टेंस है, उसको आपने 2 टाइम पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा उसका Rp का वैल्यू क्या होगा, इन दिस केस Rp विल बी 2R/2, कैंसिल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। मान लो अगर आप इस रेजिस्टेंस को 3 टाइम कनेक्ट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, देन Rp का वैल्यू होगा 2R/3। आप आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को कितनी बार पैरेलल में कनेक्ट करते हो उतने नंबर से आपको डिवाइड कर देना, देन यू विल गेट द रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्बिनेशन। ठीक है,
सो जो बात अभी तक मुझे समझ में आई कि यहां पे ये जो हमने लिया है R/2 हो जाएगा, ये दो रेजिस्टेंस में R/2, मतलब R/2 होगा, मतलब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके मुझे R/2 मिलेगा। तो ये रेजिस्टेंस को अगर मैं रिमूव कर दूंगा, इफ आई रिमूव दिस रेजिस्टेंस, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, R/2 लिखूंगा। गॉट इट। अब सिमिलरली यहां पे x और 0 के बीच में है, तो मान लो कि अगर ये x है, ये x है और साइड में 0 ले लो फॉर एग्जांपल, सेकंड में x और 0 के बीच में, तो वैसे उसका भी क्या होगा, R/2 होगा। गॉट इट। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये ना पैरेलल में हो जाता है। जो मिरर इमेज होता है ना, आपको मिरर इमेज एक्चुअल के साथ में क्या होता है कि पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच जो उसका वैल्यू होगा हाफ हो जाएगा। मतलब सिमिलर रेजिस्टेंस अगर 2 टाइम पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उसका हाफ हो जाएगा। तो अब जो अगला पॉइंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रिमूव मिरर इमेज एंड मल्टीप्लाई ईच लेफ्ट आउट रेजिस्टेंस बाय हाफ। तो अब ना ये जो पर्टिकुलर पार्ट है उसको ध्यान देना जरा कि मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे हमने क्या किया, मिरर इमेज को रिमूव किया। मिरर इमेज को आप रिमूव करते हो, मिरर इमेज को रिमूव करने के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई ईच लेफ्ट आउट रेजिस्टेंस बाय हाफ। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। और फिर क्या बोला इन्होंने, एक्सेप्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री विल रिमेन सेम। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री पे कोई रेजिस्टेंस रहता तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती थी। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, पोटेंशियल ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी सेम ऑन ईच पॉइंट इन बिटवीन गिवन टर्मिनल्स। तो ये टर्मिनल्स हो गए, इसके बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री पे अगर कोई पॉइंट होता उसका पोटेंशियल सेम होता। ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट नहीं है तो लाइन ऑफ सिमेट्री को आप क्या कर दो, अब रब कर दो। आपको अभी सर्किट कैसा दिख रहा है, तो अगर यहां से करंट एंटर होगा तो इट विल गो टू दिस ब्रांच, फिर ये यहां से, फिर ऐसे, और फिर इस जगह पे आ जाएगा। तो ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर आपको फाइंड आउट करना रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू R/2 है, सेकेंड रेजिस्टेंस का वैल्यू R/2 है, ये 2 हो गया, न्यूमरेटर में 2R हो गया, 2 विल कैंसल आउट एंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, R ओम। ठीक है। ये हो गया लाइन ऑफ, ये सिमेट्री मेथड हो गया फॉर लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री। अब जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, परपेंडिकुलर सिमेट्री। तो परपेंडिकुलर सिमेट्री में देखो, अभी ना लाइन ये है आपका लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री, ये लाइन। अब परपेंडिकुलर सिमेट्री अगर आप ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या होगा, इस लाइन को परपेंडिकुलर, इस लाइन को परपेंडिकुलर। तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्रॉ करना पड़ेगा। ये अलोंग दिस रेजिस्टेंस आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है, उसको हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है। तो हमने ये लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो जो पहला पॉइंट है, क्या बोल रहा है, असाइन करंट टू ईच ब्रांच बिफोर सिमेट्री लाइन। अच्छा, एक ना पॉइंट है जो एक्चुअली ना मैंने लास्ट में लिख दिया है बाय मिस्टेक, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए था। क्या है ये पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी नेग्लेक्टेड। इस केस में थोड़ा उल्टा है। जब यहां पे ले रहे हो ना, पोटेंशियल वाला मेथड को ले रहे हो, ये करंट के ऊपर बेस होगा, ये होगा पोटेंशियल के ऊपर। तो जब आप पोटेंशियल के ऊपर ले रहे हो तो क्या होगा कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस उसको कंसीडर करना, उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं लाने। बट यहां पे स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट हो गया। जब आप करंट वाले मेथड को फॉलो करोगे तो उसमें, या आप परपेंडिकुलर मेथड को फॉलो करोगे तो वहां पे क्या क्राइटेरिया है कि रेजिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी नेग्लेक्टेड। जो लाइन ऑफ सिमेट्री पे जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। अगर आप यूज करते हो परपेंडिकुलर सिमेट्री तो समझ में आ रहा है। तो अब इस लाइन ज्वाइनिंग पे जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है। ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसके ऊपर जो भी रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, असाइन करंट टू ईच ब्रांच बिफोर सिमेट्री लाइन। तो सिमेट्री लाइन के पहले तक आपको करंट असाइन करना है। तो मान लो कि अगर ये ब्रांच है, यहां से करंट अगर मान लो I अगर रिलीज होता है तो ये यहां पहुंचेगा, ये दो ब्रांच में डिवाइड होगा, तो ये क्या होगा, करंट I1 होगा, ये ब्रांच में करंट I2 होगा। ये करंट कहां पहुंचेगा, सिमेट्री लाइन तक पहुंचेगा, स्टॉप कर दो। ये लाइन करंट कहां पहुंचेगा, सिमेट्री लाइन तक पहुंचेगा, स्टॉप कर दो। अब कुछ नहीं करना, सिमेट्री लाइन के पहले तक के सारे करंट हमने नोट कर लिए। अब क्या बोल रहा है, करंट इन मिरर सेगमेंट विल बी सेम एज इन मैग्नीट्यूड बट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्चुअल सेगमेंट। अच्छा, अभी ये पॉइंट को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। करंट इन द मिरर सेगमेंट, तो लाइक ना इसका ना, अभी देखो यहां पे स्टोरी क्या है कि अगर मैं इस लाइन ऑफ सिमेट्री को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया ऐसा, तो अब आप देखो ना इनका मिरर कैसे होगा, ऐसे करोगे आप, तो इसका मिरर इमेज ये होगा, इसका मिरर इमेज ए होगा। तो ये जो है ये मिरर सेगमेंट है, समझ में आ रहा है। और ये कौन सा सेगमेंट है, एक्चुअल सेगमेंट। ये क्या है, मिरर सेगमेंट है, और ये क्या है, एक्चुअल सेगमेंट। तो अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, करंट इन द मिरर सेगमेंट, करंट इन द मिरर सेगमेंट विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड, किसके साथ में,
टू द एक्चुअल सेगमेंट। तो मतलब कि ना ये सेगमेंट का मिरर क्या है, ये है। तो इस सेगमेंट में कितना करंट है, I1 करंट है। इस सेगमेंट में भी क्या करंट होगा, I1 करंट होगा। इस सेगमेंट में कौन सा करंट है, I2 है। तो उसके मिरर सेगमेंट में कौन सा करंट होगा, I2 करंट होगा। ठीक है, क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट विल बी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्चुअल करंट, एक्चुअल सेगमेंट। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है कि ये अगर ऐसे जा रहा है अप की तरफ, तो ये एरो ऐसे नहीं, उसका एरो क्या होगा, उल्टा बनेगा। अगर ये ऐसे डाउन की तरफ जा रहा है तो इसका एरो किधर बनेगा, ऐसे बनेगा। गॉट इट। अब इसके बाद क्या हो गया, इफ मिरर सेगमेंट मेक्स स्ट्रेट लाइन टू द एक्चुअल सेगमेंट। अगर मिरर सेगमेंट है, जैसे ये मिरर सेगमेंट एक्चुअल सेगमेंट के साथ में स्ट्रेट लाइन बना रहा है, मतलब ये ऐसे होता कि ये अगर आर है और ये मिरर, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होता, उसके आगे भी आर होता, तो ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा कंडीशन होता तो क्या होता, मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिमेन सेम इन बोथ सेगमेंट। तो मान लो कि इसमें करंट ना I1 जा रहा है, तो ये मिरर इमेज होगा इसका, है ना, स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है ना ऐसे। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो उसका मिरर इमेज वैसे बनता। तो इसमें करंट होता I1, बट जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता ना, इसी के डायरेक्शन को फॉलो कर लेते। जैसा यहाँ पे ये अप जा रहा है तो ये डाउन हो जा रहा है, ये डाउन जा रहा है तो ये अप हो जा रहा है, वैसा स्ट्रेट लाइन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट यू विल टेक द मिरर इमेज में आएगा, या जो भी मिरर सेगमेंट होगा उसमें जो करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा जब वो स्ट्रेट लाइन होगा। बट अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी सेम बट द डायरेक्शन विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या बोला है, अच्छा अगला पॉइंट हमने कवर कर लिया। तो अब इसके बाद हम ना डायग्राम पे फोकस करते हैं। डायग्राम पे अगर आप फोकस करो वेरी क्लियरली, तो यहां से करंट रिलीज होगा, ये देखो I1 यहां से पास होगा, ये देखो ये I1 यहां पे, तो ये दोनों में सेम करंट जा रहा है, तो दीज टू ब्रांचेस विल बी व्हाट इन सीरीज। अब यहां पे देखो ये I2 यहां से रिलीज हो रहा है और इस ब्रांच से भी I2 जा रहा है, तो ये दोनों ब्रांचेस भी क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो मैंने क्या किया, RS1 ले लिया। RS1 का वैल्यू क्या होगा, R प्लस R इज इक्वल टू 2R। देन आई विल फाइंड आउट द सेकंड ब्रांच RS2, दैट विल बी व्हाट, R प्लस R इक्वल टू 2R। एज आई सेड कि यहां पे देखो ये करंट यहां से एंटर होगा, ये स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने का मतलब होगा ये ब्रांच 1 और ब्रांच 2, मतलब ब्रांच 1 ब्रांच 2 को क्या होगा, पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे करंट डिवाइड हो रहा है। जब करंट डिवाइड नहीं होगा तो वो क्या होगा, सीरीज होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई करके क्या हो गया, ये 2R 2R। तो अब जो फाइनल रेजिस्टेंस मिलेगा हो गया RP। RP क्या होता है, ये हो गया फर्स्ट रेजिस्टेंस इनटू सेकेंड रेजिस्टेंस अपॉन फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस सेकेंड रेजिस्टेंस। तो वैल्यू क्या हो गया, 2R इंटू 2R, करेक्ट, अपॉन क्या हो गया, 2R प्लस 2R। फाइनली व्हाट आर वी गेटिंग, 4R स्क्वायर अपॉन 4R। ठीक है, कैंसिलेशन क्या होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R। तो यू कैन सी ये डायग्राम और इससे बाद वाले डायग्राम एक्चुअली सेम थे। दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है, R मिल रहा है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ना पहला वाला मेथड बहुत इजी है, सेकंड वाला मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वैसा कंडीशन नहीं है। मैंने एक डायग्राम लिया है जिसमें दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कब कौन सा डायग्राम यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, वो आप स्लोली स्लोली समझ जाओगे। कभी कभी क्या होता है कि आप चाहते हो कि ना मैं लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री यूज करूं, बट आपको लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री अप्लाई करने का कोई चांस ही नहीं है। कभी कभी आपको लगता है कि मैंने परपेंडिकुलर सिमेट्री यूज करूं, बट उसका कोई चांस ही नहीं है। तो मान लो लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर सिमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा। मान लो आप परपेंडिकुलर सिमेट्री अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो क्या करना पड़ेगा, आपको लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री यूज करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि कभी कभी आपको कौन सी सिमेट्री डिसाइड करनी है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो होता है कंडीशन के ऊपर। यू आर फोर्स टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर सिमेट्री। सो कैसे होगा वो देख लेते हैं। जैसा कि ये ना डायग्राम देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है डायग्राम सिमेट्रिकल है। डायग्राम में भी सिमेट्रिकल, बट द वैल्यू ऑल्सो शुड बी सिमेट्रिकल इन दैट केस। डायग्राम सिमेट्रिकल है, उसके साथ में वैल्यूज भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो जैसे मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है कि पहले वाला हमने सोचा है कि चलो परपेंडिकुलर ये सॉरी longitudinal symmetry we are going to consider. So in this symmetry what will happen, this line between points A and B, you will make the symmetry like this. ठीक है, so अब क्या होता है कि अगर हम इमेज फाइंड आउट करते हैं तो when it will, you will fold it, then you will find out this R will overlap with this R, 2R will overlap with this 2R, so there is no issue. ठीक है, और जैसा हमने पहले डिस्कस किया हुआ था कि ये करने के बाद आपको क्या करना है, पोटेंशियल असाइन करना है। पोटेंशियल असाइन कहां करना, जो जंक्शन होगा, ये मिरर जंक्शन है और ये क्या है, एक्चुअल जंक्शन है। तो मिरर जंक्शन एक्चुअल जंक्शन का क्या होगा, सेम होगा। फिर आपको इस वैल्यू को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है।
ठीक है, ये रिमूव करने के बाद क्राइटेरिया सिंपल है, अभी जैसा हमने पहले वाले में डिस्कस किया हुआ था, इफ यू कंसिडर वेरी क्लियरली। तो अब क्या होता है, ये ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द सिमेट्री लाइन इज परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू इट बिकम हाफ, वो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कंडीशन है। रिमूव मिरर इमेज एंड मल्टीप्लाई ईच लेफ्ट आउट। तो अब हम क्या करते हैं, मिरर इमेज को हमने हटा दिया और जितनी वैल्यू है उसको हाफ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ये भी by2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली r हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इफ यू आर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, r/2 प्लस क्या हो गया, ये r हो गया। आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू आर गोइंग टू गेट 3r/2, ठीक, सिमेट्री। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी हम देखते हैं कि क्या लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज अलग है, यहाँ पे r था 2r था, अभी क्या है, r है, 2r है। तो लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री के लिए हम ट्राई करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री आपने ऐसे लिया, तो ये इसके साथ में ओवरलैप होगा, तो दीज टू आर नॉट हैविंग सेम वैल्यू, तो मे बी ना डायग्रामेटिकली दे आर सिमेट्रिकल बट विद वैल्यू दे आर नॉट सिमेट्रिकल, तो ये आप सिमेट्री में नहीं ला सकते इसको। फिर आपको दूसरे एक्सिस पे देखना पड़ेगा। दूसरा एक्सिस कौन सा, परपेंडिकुलर सिमेट्री। तो परपेंडिकुलर सिमेट्री के लिए आपने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है। परपेंडिकुलर सिमेट्री में जो सबसे पहला पॉइंट है कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री पे जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको कैंसिल कर दो आप। तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे जो भी रेजिस्टेंस उसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये किसके लिए, सेकेंड वाले के लिए, परपेंडिकुलर वाले के लिए। ये पहला रूल है ना, दिस रूल, ठीक है। और इसमें पहला रूल क्या है, आपको क्या करना है, पोटेंशियल असाइन करना है। पोटेंशियल असाइन करने के बाद आपको क्या करना है कि जो मिरर इमेज उसको रब कर देना है, बाकी वैल्यूज को डबल कर देना है, एक्सेप्ट जो लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस होगा उसको छोड़ के, वो हम देखेंगे कभी जब आएगा। तो अब इस केस में क्या हो गया, नाउ यू कैन सी कि अगर ये होने के बाद आपको करंट असाइन करना था, तो करंट जब आप असाइन कर रहे हो तो यहाँ पे आई हो गया, ये ब्रांच में क्या होगा, I1 हो गया, दिस ब्रांच विल बी व्हाट, I2। देन जो मिरर सेगमेंट होगा उसमें भी सेम करंट होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इट्स गोइंग अप तो दिस विल गो डाउन। इसमें I2 है तो उसके मिरर सेगमेंट में क्या होगा, I2 होगा। इफ इट इज गोइंग डाउन तो दिस विल गो अप, यू विल फाइंड आउट दिस इज I1, दिस इज व्हाट, I2। तो ये दो सीरीज में हो जाएंगे, ये दो सीरीज में हो जाएंगे। तो अपर ब्रांच हो गया R प्लस R, तो ऐड करके कितना मिल गया हमें, 2R मिल गया। लोअर ब्रांच 2R प्लस 2R, करेक्ट, ऐड करके कितना मिल गया हमें, 4R। अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे RS1 की वैल्यू कितनी है, RS1 की वैल्यू 2R है, RS2 की वैल्यू कितनी है, 4R है, अपॉन ये क्या हो जाएगा, 2R प्लस 4R, ये कितना हो गया, 8R स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ये 6R, कैंसिलेशन, सो ये 4 एंड 3 तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4/3R। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस सर्किट। अब जो हम क्वेश्चन करने जाएंगे, अगेन वी आर गोइंग टू यूज दिस लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री एंड परपेंडिकुलर सिमेट्री जस्ट टू मेक आवर कॉन्सेप्ट्स लिटिल मोर बेटर और क्लियरर, सो दैट कि हमारे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे इस केस में। तो अभी देख लेते हैं कि ये डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा, इस डायग्राम आपने समझ रहा है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इट इज ड्रॉन इन दैट वे। आप डायग्राम को बहुत डीपली देखो तो यू कैन फाइंड आउट कि ये पीछे की तरफ लाइन और ये उसके आगे हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। सो अब जो है ना, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसमें दोनों एप्लीकेबल होगा। यहां पे देखो, अगर आपने ऐसे बनाया हुआ है तो मिरर इमेज ऐसे भी मिलेगा, करेक्ट ना, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, और अगर ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा तो भी आपको वैसा इमेज मिलेगा, मतलब मिरर इमेज मिलेगा दोनों केस में। तो मैं क्या करता हूं, अभी मैंने यूज किया है लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री का क्राइटेरिया एकदम सिंपल सा है कि ये जो है इस लाइन पे आपको ड्रॉ करनी है, बराबर, गॉट इट। अब जो अगला पॉइंट है क्या हो गया, असाइन पोटेंशियल एट टू द मिरर जंक्शन एंड दिस। तो मिरर जंक्शन, ये मिरर जंक्शन हो गया और ये एक्चुअल जंक्शन होगा, इसको पोटेंशियल x दे दिया आपने, इसको पोटेंशियल x दे दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑन द सिमेट्री लाइन इज परपेंडिकुलर, जो सिमेट्री लाइन पे परपेंडिकुलर होगा लाइन। अच्छा, एक और है जो हमने सेकंड पॉइंट है वो मेंशन नहीं किया, तो अगर जंक्शन दो पोटेंशियल सेम है, उनके बीच में जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको क्या करना है, हमको रिमूव कर देना है। तो ये रेजिस्टेंस रिमूव कर देना, वो कब हाफ हो जाएगा उसका भी कंडीशन हमको दिखेगा कहीं ना कहीं, वैसे क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब जो अगला पॉइंट है वो क्या है, जो ध्यान देना, अब हमें क्या करना है कि जो मिरर इमेज है उसको आपको क्या कर देना, रिमूव कर देना। मिरर इमेज को आपने रिमूव कर दिया, क्यों, क्योंकि ना जब भी रिमूव करते हो ना, जब ये क्या होता है, ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप होने में पैरेलल हो जाएंगे तो वो जस्ट हाफ हो जाएगा। तो ये R का वैल्यू R/2 हो जाएगा, ये R का वैल्यू R/2 होगा। ये जो पर्टिकुलर इमेज है, ये जो है, ये सिमेट्रिकल लाइन पे है,
तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे है वो किसी का ओवरलैप नहीं होता, तो इसके लिए उसका जो भी रेजिस्टेंस वैल्यू रहा होगा ये वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अब अगर बहुत ध्यान से देखते हो कि अगर यहां से करंट एंटर होगा तो इस ब्रांच से जाएगा, इस ब्रांच से जाएगा, तो ये अपर वैल्यूज क्या सीरीज में है, उसके साथ में ये क्या है पैरेलल में। तो मैंने क्या लिखा, आर एस इज इक्वल टू आर बाई टू प्लस आर बाई टू, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 2r, ये कैंसिलेशन हो गया वैल्यू r। गॉट इट। अब ये ब्रांच भी r हो गया, ये ब्रांच भी r हो गया, तो रेजिस्टेंस कैसे हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, ये r हो गया, जो दूसरी वैल्यू वो भी क्या हो गई r हो गई। ठीक है, सो ये r और r, a और b के बीच में फाइंड आउट कर रहे हो, तो अब जो rp का वैल्यू वो क्या होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस इंटू सेकेंड रेजिस्टेंस अपॉन फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस सेकेंड रेजिस्टेंस। ये जस्ट फॉर्मूले को प्रैक्टिस करने के हिसाब से, वरना हमने डायरेक्टली भी लर्न किया हुआ है कि अगर दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो डिवाइडेड बाय 2। अब इस मेथड पे आ जाते हैं, कौन सा वाला, परपेंडिकुलर सिमेट्री। सो परपेंडिकुलर सिमेट्री में अगेन क्राइटेरिया सेम कि पहले तो ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री होता है, तो परपेंडिकुलर सिमेट्री के लिए ये 2 पॉइंट हमें फॉलो करना है। इस 2 पॉइंट को मैंने ये लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने ड्रॉ कर दी। सो पहला सबसे जो पहला पॉइंट है इस केस में परपेंडिकुलर सिमेट्री में कि आपको देखना है क्या सिमेट्री के ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, तो सिमेट्री के ऊपर रेजिस्टेंस है, तो जो सिमेट्री के ऊपर जो रेजिस्टेंस होंगे उनको क्या करना है, आपको कैंसिल करना है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, अब आपको करंट ड्रॉ करना है। करंट कैसे ड्रॉ करोगे, तो देखो ये पॉइंट होगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, अब यहां से करंट ऐसे एंटर कर रहा है, ये आई हो गया। अब कितने ब्रांच में डिवाइड होगा, 3 ब्रांच में, तो ये I1 हो गया, I2 हो गया। देखो आपका करंट का वैल्यू जो भी लेना आप ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपने जैसे कि भी ये मान लो कि यहाँ पे करंट I1 है, ये आगे जाके डिवाइड हो गया, ये I2 I3 ले लिया आपने, और फिर आगे ये फिर से डिवाइड हो गया, तो इसको आप I4 ले लो, इसको आप I5 ले लो, ये ब्रांच अगर डिवाइड होगा तो इसको आप I6 ले लो, इसको I7 ले लो, ये आगे भी डिवाइड हो गया तो इसको आप I8 ले लो, इसको I9 ले लो। तो मतलब अगर आपने जब भी सिमेट्री को फॉलो करते हो करंट के रूल के हिसाब से, तो जितना भी डिवाइड हो रहा है कर लेने का सिमेट्री तक पहुंचने तक। सिमेट्री तक एक बार पहुंच गया तो फिर उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये सिमेट्री तक I1 हो गया, ये सिमेट्री तक I2 हो गया, ये सिमेट्री तक क्या हो गया I3 हो गया, ये बराबर। अब हमें मिरर इमेज लेना, जो मिरर जंक्शन है उसके लिए, तो मिरर जंक्शन, इसका मिरर जंक्शन क्या होगा, A हो गया, तो ये अगर I1 है तो मिरर जंक्शन में भी I1 करंट फ्लो होगा, इट्स गोइंग डाउन, तो दिस विल बी अप, करेक्ट। ये मिरर जंक्शन में कितना है I3 है, तो इस मिरर जंक्शन में कितना होगा I3 होगा। अब ये करंट ऊपर जा रहा है, तो ये करंट किधर जाएगा, डाउन जाएगा। अब ये होगा स्ट्रेट लाइन वाला, तो स्ट्रेट लाइन वाले के लिए हमने यहां पे लिया है इफ मिरर सेगमेंट मेक्स स्ट्रेट लाइन विद द एक्चुअल सेगमेंट, तो इसमें मिरर सेगमेंट क्या हो गया, हाफ रेजिस्टेंस के बाद वाला जो पार्ट है ये मिरर सेगमेंट होगा इसके कंपेयर में, तो ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो ये पार्ट में भी करंट क्या होगा I2 होगा, बट डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी सेम, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान से नोटिस करते हो लाइन ऑफ सिमेट्री को अगर हम इग्नोर कर दे, तो ये ब्रांच में I3, इस ब्रांच में I3 है, तो दीज टू विल बी इन सीरीज। ये दो ब्रांच में क्या है, सेम करंट I1 है, दीज टू विल बी आल्सो इन सीरीज, और इसमें क्या करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर मैंने लिया RS1 फर्स्ट ब्रांच, ये RS1 ब्रांच हो गया, कितना करंट हो गया, रेजिस्टेंस R प्लस R, तो क्या हो गया, ये 2R हो गया। सेकेंड ब्रांच में ऑलरेडी मैं बताया, सेकेंड सीरीज का जो थर्ड सीरीज वाला, थर्ड ब्रांच मतलब सेकेंड सीरीज, RS2 का वैल्यू ये R प्लस R, क्या हो जाएगा, ये R प्लस R का वैल्यू हो जाएगा 2R। तो अब क्या हो गया, ये ब्रांच क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो देखो अभी आप रूल के हिसाब से देखो, तो ये क्या होगा, ये हो गया RS1, फिर यहां पे क्या होगा, ये R हो गया, जहां पे हमारा ये सेगमेंट AB है, मतलब ये टर्मिनल है जिसका क्रॉस हमें फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा RS2 हो जाएगा। तो अब अगर मैं पैरेलल के हिसाब से सॉल्व करूं तो 1 RP इज इक्वल टू 1 अपॉन RS1, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन RS2। तो 1 अपॉन RS1 की वैल्यू क्या होगी, RS1 की वैल्यू है 1 अपॉन 2R, और क्या 1 अपॉन R है प्लस 1 अपॉन 2R। एलसीएम क्या होगा, 1 अपॉन RP, एलसीएम होगा 2R, तो यहां पे क्या होगा, 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो क्या होगा, ये 4 अपॉन 2R। तो कैंसिलेशन करेंगे तो क्या होगा 2 अपॉन R। अब जो फाइनली RP का वैल्यू क्या होगा, रेसिप्रोकेट करोगे ना, तो RP का वैल्यू क्या हो जाएगा, R बाय 2। तो एज यू कैन सी दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम वी हैड सेम डायग्राम, तो दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है फाइनली क्या मिल रहा है हमको, R बाय 2 एंड R बाय 2। अब जो भी मेथड फॉलो करना है अब उस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो।
लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ना जब हमें डायग्राम्स मिलते हैं तो मोस्टली हमें कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए। तो माय सजेशन विल बी यू ट्राई टू फॉलो द सेकंड मेथड। मान लो अगर ना दोनों मेथड एप्लीकेबल है, ये मेथड भी एप्लीकेबल है, ये मेथड भी एप्लीकेबल है, तो आपको सेकंड मेथड यूज करना ज्यादा बेटर होगा। अभी आप देखोगे कि ना आपके हिसाब से क्या होगा कि इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, ये क्यों नहीं फॉलो करते हैं। कभी कभी होता है कि इस केस में ना जब नॉर्मल सर्किट है तो कोई इशू नहीं है, बट सर्किट जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तब आपको डिफिकल्टी होने लगती है इस केस में पोटेंशियल को असाइन करने के लिए। क्योंकि देखो इस ब्रांच में ना कोई जंक्शन नहीं है, जब जंक्शन होगा तब आप पोटेंशियल असाइन करोगे, तब वैल्यूज मिलेंगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ जाता है। 1 और 2 न्यूमेरिकल विल डू, जहां पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, हमको फोर्सफुली लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री ही यूज करना होगा, तो उस केस में आप देख लोगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। वैसे दोनों मेथड ना सिंपल है, कॉम्प्लिकेशन दोनों में इतना ज्यादा नहीं है, बट क्या होता है कि जब भी कंपेरेटिवली अगर आप देखते हो तो मैं प्रीफर करता हूं कि अगर आप सेकंड मेथड यूज करोगे तो बेटर है, परपेंडिकुलर सिमेट्री, जिसमें आप करंट को डिवाइड करके या करंट को यूज करके फाइंड आउट कर रहे हो। और जब हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल में हम पोटेंशियल के थ्रू उसको फाइंड आउट करते हैं। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है फॉर दीज टू नेटवर्क ए और बी के बीच में, ठीक है। अब डायग्राम देख के आपको लग रहा होगा कि अब तो जान निकालेगा सर, ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको लॉजिक फॉलो करना है बस। तो सबसे पहले हमारा टास्क है कि हमें ये देखना है ना कि हम कौन सा सिमेट्री यूज करेंगे, सिमेट्री कौन सा यूज करना, दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर मैं सिमेट्री मेरा क्वेश्चन है तो मैं देखता हूं कि अगर ये लाइन अगर मैंने लिया, दिस इज द, अगर मैं ले रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री अगर मैंने लिया, तो उसके ऑपोजिट में कुछ भी नहीं है ना, मिरर इमेज के लिए कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली इसमें भी देख लो, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री अगर इसमें भी लेता हूं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अब मेरा मजबूरी है कि ट्राई करना है कि परपेंडिकुलर सिमेट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो परपेंडिकुलर सिमेट्री में देखो इन बिटवीन ऐसे यहां से अगर मैं डिवाइड करूं तो पॉसिबिलिटी है कि यहां मुझे परपेंडिकुलर सिमेट्री मिल जाएगा। तो देखो इस केस में परपेंडिकुलर सिमेट्री पॉसिबल है, करेक्ट, परपेंडिकुलर सिमेट्री पॉसिबल इन दिस केस, सो परपेंडिकुलर सिमेट्री पॉसिबल, ठीक है। दिस केस में भी आप देख लो, यहां पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर सिमेट्री पॉसिबल होगा। इन दिस केस ऑल्सो देयर विल बी परपेंडिकुलर सिमेट्री, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर सिमेट्री को ही फॉलो करेगा। अब करना क्या है परपेंडिकुलर सिमेट्री का, तो जो हमने पार्ट डिस्कस किया था, पहला जो पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी नेग्लेक्टेड, जो पहला पॉइंट हम हमेशा लेंगे। अगर मैं परपेंडिकुलर सिमेट्री अगर सॉल्व करूंगा तो पहला पॉइंट मेरा यही होगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री पे अगर कोई रेजिस्टेंस है तो उसको मैं इग्नोर करूंगा या उसको नेग्लेक्ट करूंगा, उसको रिमूव करूंगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे कोई रेजिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर है अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं अभी मुझे टेंशन नहीं इतना ज्यादा, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, असाइन करंट टू ईच ब्रांच बिफोर सिमेट्री लाइन, सिमेट्री लाइन के पहले मुझे ना करंट असाइन करना। तो देखो अब मैं बहुत ध्यान से अगर मैं देखता हूं तो यहां से मान लो कि करंट अगर आई रिलीज होता होगा, ठीक है, तो ये इस जगह पे आके जंक्शन पे क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि एक ब्रांच में करंट I1 होगा, दूसरे ब्रांच में करंट I2 होगा। ऐसा है कि जब आप करंट असाइन करते हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप I1, I2, I3, I4, I5 जो भी मिल रहा है आप असाइन करते चले जाओ टिल द सिमेट्री। फिर क्या होता है, ये जो I1 करंट है यहां से ये जंक्शन पे आएगा तो क्या होगा वो बाद में देखते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये यहां पे अगर इस जंक्शन पे आएगा तो क्या होगा, I2 यहां पे आएगा, तो ये दो पार्ट में फिर से स्प्लिट होगा। तो जैसा मैंने बताया इसमें मैंने I3 ले लिया, इस ब्रांच में I4 ले लिया, ठीक है, चॉइस अपनी है। तो अब देखो ये करंट ना सिमेट्री तक पहुंचेगा, ये करंट भी सिमेट्री तक पहुंचेगा, ये करंट भी सिमेट्री तक पहुंचेगा, तो बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब असाइन करंट टू ईच ब्रांच बिफोर सिमेट्री लाइन। अब जो अगला पॉइंट है क्या है, करंट इन मिरर सेगमेंट विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड बट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्चुअल सेगमेंट। तो अब वही है जो क्राइटेरिया हमने फॉलो किया था। तो जैसे कि अभी ना ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पार्ट का क्या है कि ये जो है, ये जो ब्रांच है ये इसका मिरर सेगमेंट है, करेक्ट। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन वाले का क्या होता है, अगर इसमें I1 है तो मिरर सेगमेंट होने की वजह से I1 होगा। अब डायरेक्शन ऑफ करंट का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन वाले में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा स्ट्रेट लाइन वाले में, ये पॉइंट पे। अब दूसरे पे देख लेते हैं, इसका मिरर इमेज क्या होगा, इस ब्रांच का, इस ब्रांच का मिरर सेगमेंट ये होगा। तो उसमें क्या दिया हमने, I2 असाइन किया, तो I2 अब जा रहा है, ये किधर जाएगा, डाउन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ब्रांच देख लो, I4 इसका मिरर सेगमेंट, ये क्या होगा सेगमेंट, ये होगा इसका मिरर सेगमेंट, ये हो गया I4। इसमें करंट डाउन जा रहा है तो इसका करंट क्या आएगा, अब जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास एक और बचा है I3 वाला, तो यहां पे ये है मिरर सेगमेंट, इस मिरर सेगमेंट किसकी वजह से, इस एक्चुअल सेगमेंट की वजह से, वो भी स्ट्रेट लाइन है इसकी तरह ही, इसमें भी क्या होगा, करंट उसी डायरेक्शन में जाएगा, वो हो गया I3, ठीक है। अब हमें क्या करना है वो चीजें देखो। तो अब आप ध्यान से देखोगे ना, ये सेगमेंट को देखो, ये I1 करंट को कैरी कर रहा है। तो अगर I1 करंट ऐसे चला जाएगा मतलब करंट कहीं स्प्लिट नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा है ये,
मतलब ये इस ब्रांच में पूरा जा रहा है, तो ये दो ब्रांचेस हम ब्रांच का फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे भी I1 करंट है, तो सेम करंट फ्लो हो गया। तो अगर सेम करंट फ्लो होकर चला जाता है तो ये किसी और ब्रांच में डिवाइड नहीं हो रहा है। अब दूसरा देख लो यहाँ पे, तो अब वो दो ब्रांच को हम फोकस करते हैं, तो ये दिख रहा है आपको, ये I4 नीचे आ रहा है, यहाँ पे इसके बाद ऑप्शन है इस ब्रांच में जाने का, इस ब्रांच में, बट इस ब्रांच में नहीं गया बिल्कुल भी, पूरा I4 इस ब्रांच में चला गया। तो इसका मतलब है ना, यहाँ पे जो जंक्शन है ना, ये कॉन्टेक्ट में होके भी कॉन्टेक्ट में नहीं होने के जैसा एक्ट कर रहे हैं। तो अभी ऐसा हो गया, तो देखो अभी डायग्राम को मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया, तो अभी क्या होगा, करंट यहां से निकला I1 पूरे का पूरा यहां तक चला जाएगा, तो ये I1 हो गया, I1 I2 को ऐड करेंगे तो I1 बनेगा। अब यहाँ पे I2 हो गया, I2 स्प्लिट होकर क्या हो गया, I3 I4 में गया, तो I3 I4 ऐसे, I3 वैसे कंटिन्यू, I4 यहाँ पे। तो जब I2 स्प्लिट हुआ है तो I3 I4 मिला है, तो I3 I4 जब भी ऐड हुआ है तो फाइनली क्या मिला है, I2 मिला है। जब I1 I2 ऐड होगा तो फाइनली क्या मिल जाएगा हमको, I मिल जाएगा। तो मेन जस्ट मुझे डायग्राम एक्सप्लेन करना था, नथिंग एल्स। तो अब इस डायग्राम को बहुत ब्यूटीफुली अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तो ये जो पॉइंट है इसको हमने ए ले लिया है, इस पॉइंट को आप बी ले लो, ठीक है, ये पॉइंट को पी ले लो, इस पॉइंट को क्यू ले लो। तो अगर ना उनके लिए जिनको ना डायग्राम डायरेक्टली आ रहा है, तो आप देख सकते हो ये दो क्या होंगे, सीरीज में होंगे, फिर ये सीरीज के साथ में क्या होगा, पैरेलल में होगा, फिर ये जो ओवरऑल वैल्यू होगा इसके साथ में और इसके साथ में सीरीज में होगा, फिर वो ओवरऑल वैल्यू इन दोनों के सीरीज के साथ में पैरेलल में होगा। बट फिर भी मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो मैंने पॉइंट पी एंड क्यू ले लिया, ठीक है, पॉइंट पी एंड क्यू के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, फिर उसके बिलो दो रेजिस्टेंस और है, करेक्ट, बिलो 2 मोर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई मेक श्योर कि 2 और रेजिस्टेंस बिलो मिल जाए हमको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, जो पी सेगमेंट उसको कंटिन्यू करके ले जाना है ए सेगमेंट तक, तो पी सेगमेंट को ये पी पॉइंट है और ये क्या है, क्यू पॉइंट है। तो ये जो आपने रेजिस्टेंस दिया है ये रेजिस्टेंस आर होगा, ये जो रेजिस्टेंस कितना है, ये भी रेजिस्टेंस आर है और ये भी क्या है, रेजिस्टेंस आर है। तो पी सेगमेंट को हमने कंटिन्यू किया ए तक और क्यू सेगमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे कहां तक, बी तक, क्लियर। तो ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। तो अब क्या होगा, अच्छा सॉरी, पी से ए के बीच में भी रेजिस्टेंस है आर, पी से ए के बीच में भी रेजिस्टेंस आर है और क्यू से बी के बीच में भी क्या है, रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। आप ये पार्ट नहीं भी सिंप्लीफाई करते हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। विदाउट सिंप्लीफाइंग दिस पार्ट ऑल्सो, मतलब विदाउट गेटिंग दिस वन ऑल्सो यू कैन गेट द आंसर, क्योंकि क्या आपको पता है ना, ये सीरीज है, फिर उसके साथ में पैरेलल हो गया, फिर ओवरऑल सीरीज हो गया, फिर ये ओवरऑल के साथ में पैरेलल हो जाएगा। पर ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके। तो अब ए से बी के बीच में ना ये दो रेजिस्टेंस आ गए। अगर बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हो तो यू विल फाइंड आउट दिस आर एंड आर विल बी व्हाट इन सीरीज। तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लो कि इसको मैंने ले लिया RS1, RS1 का वैल्यू हो गया 2R, ठीक है। ये R के साथ में क्या होगा, पैरेलल में होगा, तो उसकी वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, RP ले लिया, RP1 ले लो, चलो ठीक है, क्योंकि बाद में भी पैरेलल लेना पड़ेगा। तो RP1, तो RP1 का वैल्यू क्या होगा, ये जो इसका टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू कितना आया था, टोटल वैल्यू आया था 2R, वो R के साथ में पैरेलल में है, तो 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, तो ये क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर अपॉन क्या होगा ये 3R, R कैंसल, ये क्या होगा 2R अपॉन 3 हो गया, ठीक है। अब अगर इस डायग्राम को मैं मॉडिफाई करूं तो डायग्राम को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं नेक्स्ट में, ठीक है, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ये पॉइंट ए था हमारा, ठीक है, सो ये रेजिस्टेंस R हो गया, जो अभी हमने सिंप्लीफाई किया उसका नाम क्या RP1 है, तो ये RP1 हो गया जिसका वैल्यू हमने क्या लिया है 2R/3 हो गया। फिर और आगे एक्सचेंज करेंगे तो वहां पे R हो गया, ठीक है, और ये P और Q के बीच में, ये जो पॉइंट है ना P और Q के बीच में ये, फिर फाइनली क्या होगा A एंड B के, तो अभी ये R और R को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, क्लियर। अब चीजें काफी सिंपल हो गई हैं, ये हो गया 2R। तो अब इनको सिंप्लीफाई करके हमको क्या मिला है, इनको सिंप्लीफाई करके हमको मिला है 2R/3। अब 2R/3 इसके साथ में क्या होगा, सीरीज में होगा, फिर ओवरऑल पैरेलल में हो जाएंगे, तो सीरीज वाला देख लेते हैं। तो RS2, क्योंकि हमने सीरीज 1 ऑलरेडी निकाला था यहाँ पे, तो सीरीज 2 वाला कंडीशन क्या होगा, R को हम ऐड कर रहे हैं, फिर किसको ऐड कर रहे हैं 2R/3 को ऐड कर रहे हैं, फिर किसको ऐड कर रहे हैं हम R को ऐड कर रहे हैं, तो एलसीएम क्या हो गया 3 हो गया, तो 3R हो जाएगा यहाँ पे, ये 2R हो गया प्लस क्या हो गया ये 3R, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ये 8R/3। गॉट इट। तो जब हम इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहां तक हमने RS2 का वैल्यू मिल गया, ये पूरा जो है ये RS2, ठीक है। तो इस डायग्राम को सिंप्लीफाई किए तो ये A हो गया हमारे पास,
ठीक है, एंड यहां पे आपको मिल रहा है RS2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8R/3 है, इट्स 8R/3 और उसके पैरेलल में कौन सा है, ये वाला होगा 2R, उसके पैरेलल में है रेजिस्टेंस 2R। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अभी जगह तो नहीं है हमारे पास, तो मैं क्या करता हूं ये एक्चुअल डायग्राम को रब कर देता हूं क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, वो पैरेलल हो गया तो क्या होगा 1/RP, वो क्या थोड़ा सा ना फ्रैक्शन टाइप में, तो मैं इसलिए लेना चाहता हूं डायरेक्ट वाले फॉर्मूले से, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/8R/3 प्लस 1/2R, ठीक है। तो ये जो है 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या जाएगा 3/8R प्लस 1/2R, एलसीएम में क्या हो जाएगा, एलसीएम में हो जाएगा 8R, ठीक है। तो ये रहेगा 3, गॉट इट, और ये जो वैल्यू होगी यहां पे 2 4 जा, करेक्ट ना। तो फाइनली क्या मिला, तो देयरफॉर जो फाइनल रिजल्टेंट पैरेलल होगा RP1 RP2, अगर लेना तो RP2 ले लो, यानी तो फाइनल RP ले लो, चलो RP2 ले लेता हूं, सेकेंड टाइम ने पैरेलल यूज किया, ठीक होगा 8R/7, ठीक है। अब जाके आया है इसका आंसर। सो पैटर्न आपको समझ में आया, तो देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब भी आप परपेंडिकुलर सिमेट्री यूज करोगे तो सबसे पहला टास्क होता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री पे कोई रेजिस्टेंस है उसको कैंसिल करो। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या हो गया कि आपको करंट ड्रॉ करना है इन द लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर जो आपको नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या हो गया, आपको ना करंट मिरर सेगमेंट में ड्रॉ करनी है, लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन में होगा तो सेम डायरेक्शन में करंट होगा, बट बाकी के लिए क्या होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसा कि हमने देखा इस क्वेश्चन में कि अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, तो आपको सिमेट्री लाइन का कोई मतलब ही नहीं है वहां पे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल आपको नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर आपको लेना पड़ेगा। तो जब मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूं तो ये कंडीशन आप ले लो, इसको एक्सटेंड कर देता हूं मैं थोड़ा। तो अब मुझे जो मेरा पहला पॉइंट है, पहले मुझे देखना है कि डू वी हैव एनी रेजिस्टेंस ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई इश्यू नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या है मेरा, अब मुझे करंट असाइन करना है। व्हेन आई एम असाइनिंग करंट, तो यहां पे क्या होगा, ये सेगमेंट में तो कैपिटल आई हो गया, वो आगे जाके 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, तो सेम क्राइटेरिया, ये I1 होगा इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट क्या होगा, हमने I2 ले लिया, ठीक है। अब ये करंट थोड़ा आगे जाएगा यहां पे, अब यहां जाके ना ये करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट यू नीड टू सी। ये करंट डिवाइड हो रहा 3 पार्ट्स में। तो एज आई सेड ना, व्हेन यू आर गिविंग द नेम ऑफ करंट ना, देयर इज नो नीड टू वरी, आप डायरेक्टली जो भी आपको नाम समझ में आ रहा है वो नाम आप दे दो, I3 I4 एंड I5 नेम आ गिवन। सो आई सी these currents are reaching to till symmetry, ये भी करंट सिमेट्री तक पहुंच रहा है, ये भी करंट सिमेट्री तक पहुंच रहा है, ये भी करंट सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री तक पहुंच रहा है। तो अब मुझे कोई असाइन करने की जरूरत नहीं है करंट को। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ना मिरर सेगमेंट में क्या करंट होना चाहिए। तो ये जो मिरर सेगमेंट है, ये मिरर सेगमेंट, ये किसका मिरर सेगमेंट है, ये इसका मिरर सेगमेंट, तो इसके अंदर क्या करंट है, I1 है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन सेम होगा। चलो ठीक है, I4 में भी देख लो, ये I4 हाफ रेजिस्टेंस था, हाफ रेजिस्टेंस यहां पे होगा, तो ये क्या होगा, ये मिरर सेगमेंट होगा इस पार्ट का, ये भी क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। अब हम आ जाते हैं इस पार्ट पे, I2 ये है, इसका मिरर सेगमेंट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो अब इस मिरर सेगमेंट के हिसाब से आप ले, तो ये अब जा रहा है तो ये क्या होगा, ये जाएगा डाउन, गॉट इट, I2। अब हम आ जाते हैं इस पार्ट में, I5 वाले में, तो I5 की तरह ऊपर जा रहा है, उसका मिरर जो सेगमेंट होगा ये होगा, ये डाउन हो जाएगा I5। अब उसके बाद होगा ये I3 है, इसका मिरर सेगमेंट क्या होगा, ये है, ये किधर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा I3। अब क्वेश्चन ये कि उसको समझना क्या है, तो अब देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि यहां से करंट निकला I1, तो ये I1 ही जा रहा है यहां पे, मतलब ये इन 2 ब्रांच में डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अब यहां पे देख लेता हूं मैं, इस ब्रांच से I3 करंट एंटर किया, ये एक्चुअली एरो वाला है, ये I3 है करंट, दिस इज ऑल्सो करंट I3 ओनली, और ये एरो, तो ये करंट ऐसे जा रहा है, तो I3 ऐसे होके यहां से ऐसे बेंड होगा, मतलब I3 इज नॉट गोइंग टू दिस ब्रांच, तो ये क्या होगा, इसको इमेजिन करो कि ये इस तरह से सेगमेंट होगा। तो अब काफी सारी चीजें ना क्लियर हो गई है। क्लियर क्या हो गई है, इस पॉइंट को आपने A ले लिया, इस पॉइंट को B ले लिया, यहां पे इस पॉइंट को P ले लो और इस पॉइंट को Q ले लो। तो समझने वाली बात ये है कि ये 2 रेजिस्टेंस में से सेम करंट जा रहा है, तो दीस टू विल बी इन सीरीज। अब ये 2 रेजिस्टेंस में से सेम करंट जा रहा है, तो दीस टू विल बी इन सीरीज, और ये सीरीज इसके साथ में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू होगा इसके साथ में सीरीज में होगा, और ये जो ओवरऑल वैल्यू होगा इस दोनों के सीरीज के साथ में पैरेलल में आएगा।
तो अब अगर मान लो मैं इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो क्या क्राइटेरिया होगा? सो मैंने क्या किया, 2 पॉइंट्स ले लिए, आई हैव टेकन पी क्यू। तो पी क्यू के ऊपर रेजिस्टेंस है और पी क्यू लाइन पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है। पी क्यू लाइन पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। पी क्यू लाइन के ऊपर 2 रेजिस्टेंस है, तो पी क्यू लाइन के ऊपर 2 रेजिस्टेंस हमने ले लिया, ठीक है। तो पी क्यू लाइन के ऊपर, एंड सिमिलरली यू विल गेट 2 रेजिस्टेंस बिलो ऑल्सो, है ना। तो ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट्स लाइक दिस, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस हो गया। इसका वैल्यू भी आर है, इसका वैल्यू भी आर है, दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज ऑल्सो आर एंड दिस इज ऑल्सो आर ओनली। अब ये जो है पी से आपने एक्सटेंड किया, तो पी से ए तक भी एक रेजिस्टेंस है, सो ये ब्रांच में भी एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये कहां तक लेके आ रहे हैं, इसको हम लोग ए तक लेके आ रहे हैं। अब इस ब्रांच में भी एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसको कहां तक लेके जा रहे हैं हम लोग, बी तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो ये रेजिस्टेंस हो गया आर और ये रेजिस्टेंस भी हो गया आर, मतलब हमने इसको और इसको भी कवर कर लिया। अब ये जो बाकी रह गया ए बी के बीच में, तो उसको क्या हो गया, यहां से आप लेके जाते हो, ये पॉइंट ए हो गया और यहां से बिलो से लेके आया, तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस यहां पे आर हो गया, यहां पे रेजिस्टेंस आर हो गया, ठीक है। दिस इज आर एंड दिस इज आर। अब समझने वाली बात इसमें क्या है कि आप इमेजिन करो कि ये क्या होगा, आर एस वन, ये पहला सीरीज है, ये दूसरा सीरीज है। तो आर एस वन का वैल्यू कितना आ रहा है हमको, आर एस वन का वैल्यू आ रहा है आर प्लस आर, ये कितना हो जाएगा 2r। तो सिमिलरली आर एस टू, उसका वैल्यू क्या होगा, आर प्लस आर, ये वाला वैल्यू, तो वो भी क्या हो जाएगा आर प्लस आर, दैट विल बी ऑल्सो 2r। बट अगर आप समझने वाली बात यहां पे क्या हो रही है कि ये जो आर एस वन हो गया ना, इस ब्रांच को हम ले लेते हैं आर एस वन, ये सीरीज 1 हो जाएगा, ये सीरीज 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर एस वन, आर एस टू और आर क्या है, ये आपस में पैरेलल में, तो अभी आप लिखोगे यहां पे 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एस वन का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2r है, 1 अपॉन आर एस टू का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन r है, ये फिर आर एस टू का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2r है। तो अगर लेना है तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा इसका, 2r हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 होगा और यहां पे क्या होगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2r, ये 1 हो गया। एक्चुअल में होगा ये 4 अपॉन 2r, ठीक है। कैंसिलेशन का वैल्यू क्या होगा, 2 अपॉन r हो जाएगा। तो देयरफॉर आरपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आरपी विल बी r बाय 2। क्या बात है, ये पूरी वैल्यू हो गई r बाय 2। उसके लिए डायग्राम क्या होगा वो देख लेते हैं। तो डायग्राम अगर सिंप्लीफाइड डायग्राम को क्या मिलेगा, तो ये जो मिला है रेजिस्टेंस R मिलेगा, फिर हमको मिलेगा R बाय 2। R बाय 2 किसका वैल्यू है, आरपी का वैल्यू है विच इज R बाय 2। फिर उसके आगे एक और रेजिस्टेंस है विच इज कैपिटल R, ठीक है। उसके बिलो ये जो 2 रेजिस्टेंस है, इनको आपने RS3 लेना है तो ले लो, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, RS3 की वैल्यू कितनी हो गई, वो भी हो गया 2R, ठीक है। हम अगर वहां पे दिखा देते तो भी चल जाता था। और आपका जो टर्मिनल ए एंड बी यहां पे, गॉट इट। तो अब क्या करना है, इस ब्रांच को सिंप्लीफाई करना है, R बाय 2 और R को सिंप्लीफाई करना है। तो आप लिखोगे RS इज इक्वल टू, है ना, RS, अब ये फाइनली RS है तो RS ही लग रहे हैं, RS3 भी लेना तो RS3 भी ले लो। तो क्या होगा, R हो गया प्लस क्या हो गया, R बाय 2 हो गया प्लस क्या हो गया, R हो गया। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, यहां पे 2 हो गया, तो ये क्या हो गया 2R प्लस 2R, फाइनली ये क्या हो गया 5R बाय 2। क्या बात है। अब जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से हो जाएगा, यहां पे जो पॉइंट है ए, ये जो वैल्यू हो गई, ये पूरे को ऊपर सिंप्लीफाई करके हमको क्या मिला है, 5R बाय 2 मिला है। जो R S का वैल्यू में मिला है 5R बाय 2, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि हम ये RS3 ले लिया हमने यहां पे, RS3 जिसकी वैल्यू क्या है, RS3 की वैल्यू क्या है, यहां पे हमने क्या निकाल लिया, इंडिकेट करना, यहां पे RS3 की वैल्यू 2R है, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का क्या बोले, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन R1 मतलब ये 1 अपॉन जो है 1 अपॉन 5R अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2R। तो बहुत ध्यान से देखोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 अपॉन 5R प्लस
क्या हो जाएगा 1/2r। तो अब एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा इसका 5r एंड 2r का, तो हो जाएगा 10r। तो 5 2 जा है ना, तो ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। पर यहां पे क्या है 1/2r है, तो ये यहां पे 5 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 9/10r। तो जो आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा 10r/9। ठीक है। सो ये डायग्राम आपको देख के ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको चीजें आ जाएंगी। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप ना तुरंत देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा, यू नीड टू डू लिटिल प्रैक्टिस, है ना। अभी जब मैं समझा रहा हूं तो हो सकता है शायद आपको समझ में आ रहा होगा, बट जब आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करते हो तब तक वो आपको ना क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट। तो प्रैक्टिस इज नीडेड। वी आर रेडी विद द न्यू क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है, दोनों सिमिलर दिख रहा होगा, बट ना देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। वैल्यूज निकालेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक्चुअल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। सो जो एक्चुअल पार्ट है ना, वो अभी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या होता है इस केस में। तो जैसे अगर आप यहां पे देखते हो पहले केस में, तो ये हो गया लाइन ऑफ जो है लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके इस साइड में कुछ है ही नहीं, बराबर। तो अब इसमें हम कौन सा लेंगे, अब हम लेंगे परपेंडिकुलर सिमेट्री। सो परपेंडिकुलर सिमेट्री इज द ऑप्शन। तो परपेंडिकुलर सिमेट्री इन द सेंस आपने यहां से ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ किया। ठीक है। जो हमारा सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट टास्क है जो हमने फॉलो करना है, वो ये है, जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप परपेंडिकुलर सिमेट्री लेते हो तो सबसे पहले ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री अगर कोई रेजिस्टेंस है तो उसको कैंसिल करो। तो ये अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये रेजिस्टेंस है, इसको कैंसिल कर दो आप। यदि सर्किट में हो के भी ना होने के बराबर है और वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब क्या होता है, अब आपको असाइन करना है करंट। तो ऐसा ऐसे चलो ठीक है, यहां से हमने करंट आई ले लिया। अब जो ये फर्स्ट ब्रांच है इसमें से करंट I1 जाएगा, ये सेकेंड ब्रांच में से करंट I2 जाएगा, ये थर्ड ब्रांच है इसमें से करंट I3 जाएगा, दैट इज अजम्पशन। अब अगर ये जो I2 वाला करंट, I1 वाला करंट तो ऐसा चला जाएगा, I2 वाला करंट है ये जाएगा तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ऐसे कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब I3 तक हमने असाइन किया तो ये I4 होगा और ये करंट क्या हो जाएगा I5 हो जाएगा। तो अब देखो सारे करंट, ये करंट सिमेट्री तक पहुंच रहा है, अब I4 भी सिमेट्री तक पहुंच रहा है, I5 भी पहुंच रहा है, I3 भी पहुंच रहा है। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, अब आपको लेना है मिरर सेगमेंट में करंट फाइंड आउट करना है। तो पहला मिरर सेगमेंट जो स्ट्रेट लाइन वाला, पहले मैं वो डिफाइन कर लेता हूं। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला देखो, ये ना एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं आ रहा है इन बिटवीन, बट एग्जैक्टली इन बिटवीन आता है। तो ये जो सेगमेंट होगा ये मिरर सेगमेंट होगा इस पार्ट का। तो ये क्या होगा I1, तो यहां पे कोई जंक्शन कनेक्टेड भी नहीं है, वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये जो मिरर ये मिरर सेगमेंट होगा इसका, तो ये क्या होगा I4, बराबर। अब I5 इसका मिरर सेगमेंट होगा, तो बट डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ये होगा I5। ठीक है। और यहाँ पे I2 है, ये किसका मिरर सेगमेंट, ये इसका मिरर सेगमेंट क्या ये है, तो यहाँ पे क्या होगा I2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट में क्या है I3 का मिरर सेगमेंट ये है, तो उसका करंट किधर होगा, डाउन ऐसे हो जाएगा, ये हो गया I3। तो अब जो नोटिस करने वाली बात इसमें ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बाकी तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे भी और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये तो ऐसा चला गया, तो ये एक ब्रांच हो गया, दूसरा ब्रांच ये है, तीसरा ब्रांच, तो ये तीसरे ब्रांच में ये I3 ऐसे जा रहा है। तो ये जो होगा ना, ये होगा एक सीरीज हो गया, दिस इज द RS1। ठीक है। अब उसके बाद ये देखो यहां जाके ना ये ऐसे, ये तो सेम करंट होगा ना, ये I5 और ये वाला, तो ये दूसरा सीरीज हो गया RS2, करेक्ट। वो RS2 इस R के साथ में क्या पैरेलल है, और फिर ये तीसरा सीरीज होगा इनके साथ में। तो मैं क्या करता हूं कि अब मैं ना ज्यादा डायग्राम को मॉडिफाई, मतलब यहीं पे अगर देखना है तो आप देखना तो ऐसे कर लो कि इस जगह पे ही हम कर लेते हैं इसको, कि ये आपको मिला, ठीक है, उसके ऊपर जैसे ऐसे हो गया, चलो ठीक है, इस तरह से ये हो गया I2 वाला ब्रांच, ये I2 वाला करंट है ना, ये I2 वाला करंट ऊपर जाके फिर ऐसे इस तरह से ये मिल गया आपको। तो ये पर्टिकुलर पार्ट देख लो आप कैसे हो रहा है कि ये I1 है, यहां पे एक ही रेजिस्टेंस होगा इस पर्टिकुलर ब्रांच में, बराबर। इस ब्रांच में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, दैट इज व्हाट, कैपिटल R। ठीक है। ये A और B हमने ले लिया यहां पे। ठीक है। और ये जो था यहां से I1 करंट आ रहा था इस ब्रांच से, ये क्या है, I2 वाला ब्रांच है जो ना I4 और I5 वाले को दे रहा है यहां पे। तो I5 वाले में 2 रेजिस्टेंस आ गया, I4 वाले में 1 रेजिस्टेंस आ गया, बराबर। और जो फाइनली जो जा रहा है यहां से A से B के बीच में, तो 2 रेजिस्टेंस वो हो गए, ये ले लिया आपने। ठीक है।
ये S है। तो अब चीजें बहुत सिंपल हो गई, ये जो ब्रांच है ये मुझे क्या देगा, RS1 देगा, ये जो ब्रांच है वो RS2 देगा, जो ओवरऑल ब्रांच होगा वो RS3 होगा। तो अभी देखो देख लेते हैं यहाँ पे RS1 की वैल्यू कितनी होगी, RS1 की वैल्यू हो गई R अगर सभी में ले रहे तो ये हो गया 2R। RS2 की वैल्यू कितनी होगी, ये ब्रांच होगा रेजिस्टेंस, RS2 की वैल्यू भी हो जाएगी 2R, करेक्ट। अब क्या होता है कि मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये इसको सिंप्लीफाई करके हमने जो वैल्यू मिला है वो मिला है हमें RS1, इसको सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू मिला है ये हमें दिया है RS2, यहां पे RS2 में यही सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करी हुई है। तो अब ये जो वैल्यू देगा मुझे RP देगा, तो RS2 का वैल्यू हमको मिला है 2R, और ये कितना है, ये जो वैल्यू है ये R है, तो जो RP का वैल्यू क्या होगा वो क्या हो जाएगा, तो RP का वैल्यू हो जाएगा ये 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R। आप नोटिस करोगे ना कि ये वैल्यूज हमने कई बार सिंप्लीफाई किया है, ये जो वैल्यू अभी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं ये हो गया 2R/3। तो इसका मतलब ये पूरे को सिंप्लीफाई करके जो हमको एक नया रेजिस्टर मिला, वो रेजिस्टर की वैल्यू क्या हो गई, वो रेजिस्टर की वैल्यू हो गई है 2R/3, जो ना इस R और इस R के साथ में क्या है, सीरीज में है। तो उसको अगर आपको लेना है तो आप उसको ले लो RS3 ले लो, RS3 का वैल्यू क्या होगा, ये R होगा प्लस ये 2R/3 होगा प्लस ये R होगा, तो एलसीएम में क्या होगा, ये 3 हो गया, तो ये क्या होगा 3R प्लस 2R प्लस 3R, ये हो जाएगा 8R/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे ब्रांच को आप रब कर दो बराबर, तो ये जो ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया ये क्या हो गया 8R/3 हो गया। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या आ रहा था हमारे पास, 2R आ रहा था, तो ये 2R हो गया, ये 8R/3 होगा, और ये क्या हो गया R हो गया, और ऑल थ्री किसमें है, पैरेलल में है। तो अब लिखोगे 1/RP, यहां पे आपने लिया है तो 1/RP डैश ले लो अगर लेना है तो ये क्या होगा 1/2R हो गया, प्लस इसका होगा 1/8R/3, बाई 3 क्या होगा ऊपर ले लो आप उसको, प्लस यहां क्या 1/R। अब एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम में हो गया 8R, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, तो ये क्या होगा 1/RP डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 8R है, तो 4 3 7, 7 और 8 कितना हो गया, 7 और 8 15 हो गया। तो अब RP डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 8R/15 ओम, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो आई होप कि ये पार्ट समझ में आया होगा आपको। अब जब सेकेंड पार्ट पे आते हैं तो उसको मैं रब कर देता हूं। सेकेंड पार्ट है ना, आपको वहां पे क्या होगा, टर्मिनल चेंज हो गया आपका। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, पहले ए और बी यहां पे था, बट इस केस में ए और बी कहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा। ध्यान से देखो डायग्राम में, तो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, उसके बीच में निकालना है। तो अब प्रॉब्लम कैसा है कि यहां पे अगर मैं सिमेट्री लेता हूं तो अब मुझे लॉन्गिट्यूडनल ही सिमेट्री लेना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूडनल क्यों, क्योंकि ए और बी के अलॉन्ग जा रहा है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री का क्या रूल था, अब लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री को आप फॉलो करोगे तो पहला क्या था, असाइन पोटेंशियल टू ईच मिरर जंक्शन इक्वल टू एक्चुअल जंक्शन। तो मिरर जंक्शन जहां जहां पे भी है, मिरर जंक्शन कहां पे, तो अब बहुत ध्यान से देखते हैं हम लोग कि मिरर जंक्शन कहां कहां पे मिल रहा है हमको। तो एक तो ये जब मिल रहा है मिरर जंक्शन, जैसे अभी ये हो गया, इसको भी लेना है तो ये V पोटेंशियल ले लो, इसको भी V पोटेंशियल ले लो। फिर ये मिरर जंक्शन हो गया तो इसको X ले लिया, तो इसको भी हमने क्या ले लिया, X ले लिया, और कहीं पे मिरर जंक्शन दिख नहीं रहा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोला है, रिमूव रेजिस्टेंस बिटवीन इक्वल पोटेंशियल, जहां जहां पे पोटेंशियल इक्वल है ना उन रेजिस्टेंसेस को निकालना है। तो अब देखो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है। तो अगर आप ध्यान देखोगे, यहां पोटेंशियल क्या V है, यहां पोटेंशियल क्या V है, तो मतलब इस रेजिस्टेंस को हम लोग निकाल देंगे। दैट्स गुड। फिर दूसरा क्या बोला है, वापस है ये X है और ये X है, इस रेजिस्टेंस को भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन अब तक जो कुछ भी बचा है वो मिरर इमेज ही है, ध्यान देना जरा। अब क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऑलवेज सिमेट्री लाइन इज परपेंडिकुलर एंड पासेस थ्रू इट बिकम्स हाफ ऑन आइदर साइड। जिसपे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर किसी पे, जिसपे परपेंडिकुलर था वो तो हमने हटा दिया, जिसपे परपेंडिकुलर था वो तो सेगमेंट में है ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, रिमूव मिरर इमेज। अब ये मिरर इमेज है, इसको हमने हटा दिया, मिरर इमेज को हटा देंगे। मिरर इमेज को हटाने के बाद क्या हो गया,
मल्टीप्लाई बाय हाफ, सारी वैल्यूज को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगा r/2, ये वैल्यू हो गया r/2, ये वैल्यू हो गया r/2. व्हाट अबाउट दिस वन? सो उसके आगे लिखा है एक्सेप्ट द रेजिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री. जो लाइन ऑफ सिमेट्री पे रेजिस्टेंस है उसको कुछ नहीं करना है, वो हो गया r. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो पॉइंट के बीच में अगर निकाल रहे हो तो ये तीनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे, है ना. अगर मान लो करंट यहां से एंटर किया तो इस ब्रांच में बी की तरफ जाएगा, फिर ये यहां से ऐसे होके जाएगा. ठीक है. तो अब जो मुझे मिला है वैल्यू क्या मिला है, आर एस इज इक्वल टू r/2 1, r/2 ट्वाइस एंड r/2 थ्राइस. ये क्या हो गया 3r/2, ये हो गया आर एस का वैल्यू. क्या आ गया 3r/2 आ गया. तो अब हमारा डायग्राम क्या होगा, डायग्राम विल बी दिस a पॉइंट इज देयर एंड दिस b पॉइंट देयर, और ये पूरे का जो सीरीज मिला हमको यहां पे, तो ये वैल्यू कितना मिला है, ये मिला है 3r/2. ठीक है. और ये वैल्यू कितना है, ये है r. तो अब हमें क्या निकालना है, 1/rp इज इक्वल टू 1/3r/2, करेक्ट, प्लस 1/r. तो अब इसको अरेंज करेंगे तो ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो क्या होगा 2/3r प्लस 1/r. गॉट इट. अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम में 3r हो गया और ये 2 हो गया प्लस ये 3 हो गया, तो फाइनली क्या जाएगा 5/3r. ये किसकी वैल्यू है, 1/rp की वैल्यू है. बट हमें क्या करना, आरपी निकालना है, तो आरपी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3r/5. ठीक है. सो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट अगर आप करोगे तो चीजें सिंपल है, बट यू नीड टू डू प्रैक्टिस. अगेन डायग्राम देख के तो थोड़ा सा घबराहट आ जाएगी. यू कैन सी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन ए एंड बी. क्राइटेरिया सिंपल सा है कि अभी हमारे पास दो ऑप्शंस है, ये तो मैं लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री यूज करूं या तो परपेंडिकुलर सिमेट्री यूज करूं. तो मैं देखता हूं कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री भी फॉलो होता है और परपेंडिकुलर सिमेट्री भी फॉलो होगा. तो इसके पहले मैंने बताया था मोस्टली क्वेश्चन में आप लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री ही अप्लाई करके सॉल्व करो, बट परपेंडिकुलर सिमेट्री अगर यूज करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो इट्स बेटर इफ वी आर गोइंग टू यूज लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री इन दिस केस. तो लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री का क्राइटेरिया आपको पता ही है कि जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उस पर आपको लेना है. तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये बी हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल आपने 0 ले लिया है. ठीक है. देन यू गो अहेड, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया. ठीक है. सो यहां पे एक एडिशनल पॉइंट हम यूज करेंगे जो अब तक हमने डिस्कस नहीं किया था, मतलब यूज नहीं हुआ है. इन पूरे पॉइंट में से एक पॉइंट है जो ना ये लास्ट वाला, कि पोटेंशियल ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी सेम एट ईच पॉइंट इन बिटवीन द गिवन टर्मिनल्स. तो ये गिवन टर्मिनल्स है, इन बिटवीन गिवन टर्मिनल्स ये है पॉइंट्स. ठीक है. पोटेंशियल ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री भी सेम एट ईच पॉइंट. तो ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो यहां पे पोटेंशियल्स क्या होंगे, सेम होंगे. ठीक है. वो देख लेंगे हम लोग क्या करना है. सो अब कंडीशन क्या हो गया कि सबसे पहला जो टास्क है, असाइन पोटेंशियल टू ईच मिरर जंक्शन इक्वल टू एक्चुअल जंक्शन. असाइन पोटेंशियल टू ईच मिरर जंक्शन. ठीक है. अच्छा यहां पे ना असाइन पोटेंशियल टू ईच मिरर जंक्शन विच इज इक्वल टू एक्चुअल जंक्शन, वो देख लेना थोड़ा, कोई इशू नहीं है. तो यहां पे क्या हो गया, ये जो पॉइंट है इसको मैंने एक्स पोटेंशियल है, क्योंकि यहां पे मेरा अजम्पशन है कि एक्चुअल पोटेंशियल एक्स होगा. ठीक है. और ये जंक्शन पे मैंने ये जंक्शन पे लेना है तो ले लो, अदरवाइज नो नीड. ये जंक्शन नहीं है, ये तो ऐसे कंटिन्यूएशन है. फिर अगला जंक्शन कहां दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है. तो इस जंक्शन पे मैंने मान लिया कि ये y पोटेंशियल होगा, ये y पोटेंशियल होगा. फिर अगला जंक्शन कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो ये z पोटेंशियल होगा. इस जंक्शन पे भी क्या होगा, z पोटेंशियल होगा. ठीक है. उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है, रिमूव रेजिस्टेंस बिटवीन इक्वल पोटेंशियल. तो इक्वल पोटेंशियल के बीच में कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा मुझे ना. यहाँ पे अगर मान लो ये जो जंक्शन वाला है इसको मैंने सी ले लिया है यहाँ पे ये, तो ऐसा कोई रेजिस्टेंस है जिसके बीच में ना सेम पोटेंशियल हो, है ना. सेम पोटेंशियल के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे. तो अगला पॉइंट क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑन विच सिमेट्री लाइन इज परपेंडिकुलर एंड पासेस थ्रू इट बिकम्स हाफ. वैसा कोई कंडीशन आ नहीं रहा इस केस में. फिर नेक्स्ट मैंने रिमूव मिरर इमेज. अब अपना मिरर इमेज को हटा दो, तो मिरर इमेज को हटा रहे हैं, तो मिरर इमेज को हटाएंगे अभी यहाँ पे. ठीक है. मिरर इमेज को हम लोगों ने हटा दिया. फाइन. अब अगला पॉइंट क्या है, रिमूव मिरर इमेज एंड मल्टीप्लाई ईच रेजिस्टेंस लेफ्ट आउट रेजिस्टेंस बाय 2. तो कोई भी ना जो लाइन पे है उसको छोड़ के, तो लाइन पे कोई भी नहीं है,
तो देखो अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री का ना कोई मतलब नहीं, आप यहां पे ये समझ गए ना, आप इनको हटा दो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये हो गया r/2, ये रेजिस्टेंस r/2, दिस इज आल्सो r/2, दिस इज आल्सो r/2, दिस इज आल्सो r/2, 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 दिस इज आल्सो r/2 एंड दिस आल्सो r/2। तो अगर आप समझने के हिसाब से देखो ना, तो these two are in series, these two are in series, are overall parallel, series overall parallel। तो अब अगर मैं समझने के हिसाब से देख रहा हूं, तो ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट बी हमने लिया हुआ, तो ये बी और एक्स के बीच में जो रेजिस्टेंस हो क्या होगा, r/2 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ऊपर हो गया यहाँ पे, ये क्या होगा, ये एक्स पॉइंट हो गया, एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। तो एक्स और वाई के बीच में अपर लेयर पे, अपर लेयर पे कितना, दो रेजिस्टेंस r/2, तो ये रेजिस्टेंस हो गया r/2, दूसरे साइड में जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, एक्स और वाई अपर वैल्यू पे हो गया r/2 हो गया। फिर लोअर में क्या, r/2, सो लोअर वैल्यू भी हो गया, मतलब x से c से y है ना, तो ये भी क्या होगा r/2, ये हो गया r/2, ये भी हो गया r/2, ठीक है। कनेक्ट दें अगेन, ये जो जंक्शन है ये क्या होगा, y हो गया। अब ये बोल रहा है y से z के बीच में भी है रेजिस्टेंस, सो y से z के बीच में दो रेजिस्टेंस अपर पे r/2 और दो रेजिस्टेंस लोअर, तो क्या होगा r/2 एंड r/2 क्लोज। ये क्या होगा, ये जो पॉइंट है z पॉइंट ले लो उसको, फिर z और o के बीच में, जीरो पोटेंशियल के बीच में कितना, एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू r/2 और ये है b पॉइंट, ठीक है। अब समझना वाली बात इसमें ये है कि आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, r/2 प्लस r/2 कितना मिला, तो मान लो इसको मैंने लिया rp1 का वैल्यू क्या होगा, rp1 है rs1, सो rs1 है ना पहला सीरीज वैल्यू होगा, तो rs1 का वैल्यू क्या होगा, r/2 प्लस r/2, तो ये क्या हो जाएगा 2r/2, तो क्या होगा, ये r हो गया, तो ये rs1 हो गया, rs2 हो गया, rs3 हो गया, rs4 हो गया, करेक्ट। सो अब अगर मैं डायग्राम को और थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, तो ये पॉइंट ए हो गया, तो यहां पे क्या होगा, ये r/2 है, क्लियर। यहां पे हमने v पोटेंशियल लिया हुआ है, ये एक्स पोटेंशियल है। अभी एक्स पोटेंशियल में जो हमें जो बात समझ में आ रही है क्या हो गया, rs1 लिखना, तो rs1 लिख लो, नहीं तो ये r हो गया और ये भी क्या हो गया, r हो गया, करेक्ट। फिर जो अगला पॉइंट है वो क्या होगा, यहां पे भी r होगा ना, सेम है ना, r/2 ऐड करेंगे, ठीक है, ये भी r हो गया, और ये फाइनली क्या होगा r/2, तो ये जीरो पोटेंशियल आगे क्या होगा b, ठीक है। अब क्या होगा, ये r और r अगर आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल को टू टाइम्स आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये a हो गया, ये पॉइंट b और x के बीच में क्या होगा, r/2 हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, और लास्ट में ऑलरेडी r/2 है, ठीक है, ये भी r/2 हो गया, जीरो पोटेंशियल और पॉइंट b। तो कितने हो गए, 4 रेजिस्टेंस हो गए जो सीरीज में, तो rs का वैल्यू क्या हो जाएगा, r/2 1 टाइम, r/2 2 टाइम, r/2 3 टाइम्स, r/2 4 टाइम्स, तो क्या होगा 4r/2 हो जाएगा, कैंसिलेशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r ओम। सो डायग्राम देख के आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट व्हेन वी सिंप्लीफाई इट वाज वेरी इजी। बट वही है कि आपको मेथड प्रॉपर्ली फॉलो करना है, मेथड में कोई भी मिस्टेक होगी देन यू विल गो रॉन्ग। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। अब इस क्वेश्चन में अगेन सेम क्राइटेरिया में देखना है कि हम कौन सा सिमेट्री यूज करें। तो इसमें आप वापस से लॉन्गिट्यूडनल भी यूज कर सकते हो और यू कैन यूज द परपेंडिकुलर ऑल्सो, बट जैसा मैंने बताया था कि मोस्टली हम ना परपेंडिकुलर पे फोकस करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या ना बहुत सारे ब्रांचेस थे, इसके लिए मैंने ना परपेंडिकुलर को अवॉइड किया। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। आप लॉन्गिट्यूडनल भी अप्लाई कर सकते हो, बट वी विल अप्लाई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का जो क्राइटेरिया था बहुत सिंपल सा है कि पहले आप परपेंडिकुलर जो सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ड्रॉ कर लो। ये परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया हमने। जो लाइन के ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसको इग्नोर करना है, तो लाइन के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अलोंग द लाइन, ये परपेंडिकुलर वाला नहीं लेना है, अलोंग द लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि आपको क्या करना है, करंट असाइन करना है, असाइन करंट टू ईच ब्रांच बिफोर सिमेट्री लाइन, ठीक है। सिमेट्री लाइन के पहले जितना भी, तो यहां से आप इमेजिन करो कि यहां से करंट आई जनरेट हो रहा है, ठीक है। जब वो यहां पे पहुंचेगा तो ये 3 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो भी आपको लेना है, तो मैंने ये मिडिल वाले ब्रांच को I1 ले लिया, यहाँ लोअर ब्रांच में I2 ले लिया, अपर ब्रांच में I3 ले लिया, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब क्या होता है, I2 यहाँ पे आगे आया, इस जंक्शन पे यहाँ पे 2 बार फिर वापस से डिवाइड होगा, करेक्ट, बिफोर सिमेट्री लाइन।
तो ये I3 तक हमने लिया है, तो इसको I4 ले लेंगे, इसको I5 ले लेंगे। ऐसा ऐसे कि आप कोई भी करंट ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होता है, आप आगे बढ़ते हो, आप पहुंचते हो यहाँ पे I3 के यहाँ पे, तो I3 यहाँ पे पहुंचेगा, ये डिवाइड होगा, तो I4 I5 लिया है हमने, तो एक ब्रांच को I6 ले लिया और दूसरे ब्रांच को I7 ले लिया। ठीक है, ये हो गया डन। अब ना देखो, हर करंट ना सिमेट्री लाइन तक पहुंच रहा है, ये करंट भी सिमेट्री लाइन, ये भी, तो हर ब्रांच का सिमेट्री लाइन तक पहुंच रहा है करंट। ठीक है, अब सिमेट्री लाइन के बाद क्या, अब उसको क्या करना है, अब हमें मिरर सेगमेंट में करंट निकालना। तो जो स्ट्रेट लाइन है पहले वो देख लेते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट, तो ये उसका मिरर सेगमेंट है, तो मिरर सेगमेंट में क्या करंट होगा, I4 होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये इसका मिरर सेगमेंट होगा, इस मिरर सेगमेंट में कितना करंट होगा, I1 करंट होगा, करेक्ट। अब क्या करना, अब कॉपी करते हैं, यहाँ पे I2 है, ये वाला ब्रांच किसका मिरर सेगमेंट होगा, इसका मिरर सेगमेंट क्या होगा, ये होगा इसका मिरर सेगमेंट। तो ये क्या I2 करंट है, तो इसमें I2 बराबर। अब ये I5 का क्या मिरर सेगमेंट होगा, ये होगा, तो I5 ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे होगा I5, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये लोअर पार्ट का पूरा मिरर सेगमेंट होगा, इसका मिरर सेगमेंट होगा। I3 का मिरर सेगमेंट क्या है, ये होगा I3 का मिरर सेगमेंट, तो ये अप जा रहा है तो ये डाउन जाएगा। इस वाले ब्रांच का मिरर सेगमेंट क्या होगा, इस ब्रांच का मिरर सेगमेंट यहाँ पे होगा I6, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये मिरर सेगमेंट होगा, उसमें करंट क्या होगा, I7, वैसे ही चला जाएगा। अब हम नोटिस करते हैं, जहां पे ना वो लाइन है, ये लाइन है, यहाँ पे बहुत सारे जंक्शन है, तो ये जंक्शन वाले पार्ट में देखो, ये I1 करंट ऐसे जा रहा हो, ऐसे पास होकर चला गया I1, करेक्ट, मतलब कि ये किसी भी ब्रांच में स्प्लिट नहीं हो रहा होगा। अब यहां देखते हैं I6 ऐसे आया और ऐसे बेंड होकर चला गया, तो इस ब्रांच में भी नहीं आया, तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर पार्ट इस तरह से बेंड हो गया, करेक्ट। अब सिमिलरली I5 ऐसे जा रहा है और यहां से बेंड हो गया ऐसे, तो ये इस तरह से ब्रांच हो गया, करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। तो ये जो लाइन है, इस लाइन पे कौन सा रेजिस्टेंस है, 2R रेजिस्टेंस, तो AB लाइन, तो AB लाइन पे हमने क्या किया, 2R रेजिस्टेंस ले लिया हमने। अगर आप वैसे भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो, आप कर सकते हो। क्या होगा, ये दो सीरीज में होगा, इसके साथ में पैरेलल होगा, तो ओवरऑल क्या होगा, सीरीज हो गया। ये दो सीरीज में होगा, इसके साथ में पैरेलल होगा, ये ओवरऑल क्या होगा, सीरीज होगा। फिर ये सीरीज में है, फिर ओवरऑल सारी चीजें क्या होंगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये R हो गया, ये R हो गया, ठीक है। फिर यहां पे क्या होगा कि ये वाला सेगमेंट में ये ऊपर की तरफ है, इसके ऊपर R एंड R, तो ये हो गया R एंड R, ये वाला R हो गया, एंड दिस अगेन R एंड R। ये सेंटर पे हो गया, वो R हो गया, सेंटर पे एक R हो गया। बट ये जो सेंटर पे R है, उसके नीचे दो रेजिस्टेंस सीरीज में पैरेलल, इसके पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है, बट वो दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है, सीरीज में है, ठीक है। तो इसका भी रेजिस्टेंस R हो गया, इसका रेजिस्टेंस भी R हो गया, ये भी R हो गया, दिस इज ऑल्सो R एंड दिस इज ऑल्सो R, ठीक है। अब ये लोअर वाले सेगमेंट में आ जाते हैं। लोअर सेगमेंट में यहाँ पे क्या होगा, ये R हो गया, ठीक है, और ये साइड में भी थोड़ा सा इस एंड पे भी क्या होगा, ये R हो गया, और जो सेंट्रल पॉइंट था ये सेंटर पे, ये R हो गया, उसके ऊपर दो रेजिस्टेंस है, वो आपस में सीरीज में है, बट इसके साथ में क्या, पैरेलल में। गॉट इट। सो अब जो मैं इसमें समझने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या हो गया कि ये एक तो रेजिस्टेंस ये मिला, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 2R होगी, बराबर। ये भी क्या हो गया, 2R हो गया, क्लियर। ये 2R इसके साथ में क्या होगा, पैरेलल में होगा, तो मैंने इसको ले लिया RP1, उसको ले लिया RP2। तो RP1 क्या होगा, ये हो गया फर्स्ट रेजिस्टेंस टू सेकंड रेजिस्टेंस, तो दैट इज व्हाट 2R इंटू R अपॉन क्या हो गया 2R प्लस R। ऐसा ऐसे कि ये वैल्यू हमने कई बार देखा हुआ है ना, ये कई बार हमने सॉल्व कर लिया। अगर आप चेक करोगे अब तक में, तो 2R/3 ये किसका है, RP1 का वैल्यू हो गया, करेक्ट। तो सिमिलरली आपको RP2 का वैल्यू भी मिल जाएगा, RP2 यानी ये ब्रांच। तो RP2 का कितना वैल्यू हो गया, RP2 का वैल्यू हो जाएगा 2R/3। अब ये जो है ना, ये पूरा जो वैल्यू है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया RP1, ठीक है। और ये जो पूरा वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया, RP2 हो गया। तो RP1 एंड R क्या है, सीरीज में, RP2 और R क्या है, सीरीज में। तो अब हम यहां पे लिखेंगे RS1 ले लेते हैं, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट सीरीज ले लिया हमने, ऐसा माना। अब वैसे सीरीज हमने यहां यूज किया था, पर वो डायरेक्टली यूज किया। तो RS1 ये R हो गया, प्लस RP1 की वैल्यू क्या है, 2R/3 है, प्लस ये R हो गया, ये वाला। तो ये भी वैल्यू हमने पहले सॉल्व किया हुआ है। ये क्या, LCM 3 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा, प्लस 2R हो जाएगा, प्लस क्या होगा, ये 3R। तो ये RS1 की वैल्यू क्या हो गई, 8R/3 हो जाएगा। सिमिलरली आपको RS2 मिलेगा, ये वाले ब्रांच में, करेक्ट ना। R प्लस ये हो गया 2R/3 प्लस R,
तो आपको RS2 का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो RS2 का वैल्यू कितना होगा, वो भी होगा 8R/3। ठीक है, मान लीजिए मैं डायग्राम, तो ये जो है ना ये ऐड होकर भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो जैसे मैं अगर इस ब्रांच को बना रहा हूं, ये A एंड B, ठीक है, तो मैंने यहां पे लिया है AB के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा 8R/3 है, करेक्ट। AB के बीच में जो उसके ऊपर का रेजिस्टेंस है, सॉरी AB के बीच में 8R/3 है। AB के बीच में जो रेजिस्टेंस है ना, ये सिर्फ AB मतलब ये लाइन पे ये 2R सीरीज में ऐड हो गया। ठीक है, जो अपर ब्रांच में है वो कितना हो गया, अपर ब्रांच का जो हमने सॉल्व किया ना यहाँ पे RS1 दैट इज 8R/3। सिमिलरली लोअर ब्रांच में भी आपको वही रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक होगा 8R/3 और AB का होगा 8R/3। तो फॉर्मूला क्या है, अभी हो गया फाइनल पैरेलल। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/8R/3 प्लस 1/2R प्लस 1/8R/3। सो ये क्या हो गया 1/8R, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2R वैसे ही रहेगा, प्लस ये क्या होगा 3 विल कम अप, सो 8R। अब एलसीएम लेना है तो क्या होगा 1/RP, तो एलसीएम में क्या होगा 8R, करेक्ट। ये तो 3 रहेगा और ये 2 4 जा, यहां पे 4 आ गया और ये क्या हो गया, ये हो गया 3। सो फाइनली सॉल्व करके तो 3 3 6 प्लस 4 कितना होगा 10/8R। कैंसिलेशन विल डू, ये कितना होगा 5/4R हो गया। ठीक है, तो फाइनली जो आरपी का वैल्यू है वो कितना मिल रहा है हमें, फाइनल आरपी का वैल्यू क्या है 4R/5 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस सर्किट। सो अब तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया चीजें ना थोड़ी सी लॉजिकल है, क्योंकि ये चीज आपने पहले नहीं करी होगी। और ये कैसा है कि ये ना सिलेबस का पार्ट, तो ऐसे नहीं बोल सकते हो कि ये कोई मेथड है जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, ये हमने कहीं से मेथड पिक किया हुआ है, उसको यूज किया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। सीबीएसई सिलेबस में इस मेथड को मेंशन नहीं किया है, वैसे रेफरेंस बुक वगैरह में आपको मिलेगा कि ना इस मेथड को लोगों ने मेंशन किया है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, देयर विल बी सॉल्यूशंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दीस कॉन्सेप्ट्स, बट ऑफिशियली ऐसा कोई है नहीं रूल। तो बट क्या है कि ये मेथड आपको हेल्प करता है रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गेट करने के लिए, तो ये इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो इस टाइप का, अगर आपको पता चलता है कि ये सिमेट्रिकल हो सकता है, तो 2 टाइप का सिमेट्रिकल हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया और दूसरा पैरेलल हो गया, सॉरी पैरेलल मतलब लॉन्गिट्यूडनल हो गया। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो लॉन्गिट्यूडनल में वेरी सिंपल कि जब भी आप लॉन्गिट्यूडनल लेते हो तो आपको क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के बाद पहला पॉइंट आपको पोटेंशियल असाइन करना है। पोटेंशियल असाइन करने के बाद, पोटेंशियल किसका असाइन करना है, पोटेंशियल आपको असाइन करना है जो मिरर जंक्शन है उसका एक्चुअल जंक्शन के इक्वल पोटेंशियल असाइन करना है। वो करने के बाद फिर क्या करना है, जहां पे सेम पोटेंशियल होगा उनके बीच में रेजिस्टेंस उसको अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कि अगर ना जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो किसी रेजिस्टेंस के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, ये इस तरह से कि मतलब कि कोई रेजिस्टेंस अगर कंसीडर हो रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री अगर इस तरह से है, तो इस साइड का वैल्यू R/2 होगा, इस साइड का वैल्यू R/2 होगा, बट वैसा ना जनरली हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि एक बार आपने R/2 से असाइन कर लिया, तो फिर हमें क्या करना है कि हमें ना जो मिरर इमेज है उसको क्या करना है, रिमूव करना है, और जो भी रेजिस्टेंस बचा है उनको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, एक्सेप्ट जो रेजिस्टेंस लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा। लाइन ऑफ सिमेट्री वाला क्या होता है ना, मिरर इमेज में नहीं आता है ना, क्योंकि वो एकदम बॉर्डर पे है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही लेना है, फिर आपको सिंप्लीफाई करना है उसको। और लास्ट पॉइंट है कि अगर लाइन ऑफ सिमेट्री पे कोई जंक्शन बन रहा है तो वो जंक्शन को आप सेम पॉइंट ही मार्क करोगे, जैसे कि उस लाइन ऑफ सिमेट्री पे 4 पॉइंट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वो 4 पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, जैसा कि हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था। फिर द नेक्स्ट वन है जिसमें आप परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हो, परपेंडिकुलर सिमेट्री। परपेंडिकुलर सिमेट्री में जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको इग्नोर करो, हटा दो सर्किट से, उसका करंट को असाइन करो, करंट को सिमेट्री लाइन के पहले तक असाइन करो, फिर बाद में क्या करो, उसका नाम इमेज वाला करंट ड्रॉ करो। इमेज वाले करंट में क्या होगा कि जो करंट का डायरेक्शन यहां से होगा उसके एक्जैक्टली अपोजिट होगा, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो जो मिरर सेगमेंट में और एक्चुअल सेगमेंट में सेम करंट होगा, ओनली डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। बट क्या होता है कि अगर मान लो मिरर सेगमेंट एंड द एक्चुअल सेगमेंट आर इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में आपको मैग्नीट्यूड ऑफ करंट तो सेम मिलेगा ही, प्लस आपको डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये पॉइंट्स मैंने लिखा है, ये पॉइंट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट क्या होता है दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू हेल्प यू, है ना, एग्जाम में लिखने वगैरह के लिए नहीं आता ये,
बट ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो अगर वो सिमेट्री पे बेस्ड है तो। थैंक यू वेरी मच।